गद्यांश के अनुसार अवसर मिलने पर छात्रावास से बाहर निकल कर लेखक क्या करता है? बाहर निकल कर लेखक क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ता है। आपको गद्यांश अपने से पढ़ लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप बी नंबर में टिक लगा लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, भाई बहन का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। यहाँ पर उल्लेखित शब्द प्राण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको चुनना है, ठीक है, चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी में लिखा है प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका उपयोग या प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। प्रयोग इसका हमेशा कहाँ होता है? बहुवचन में। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ खाली जगह है, उसको भरना है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। इसको संधि विच्छेद करना है। तो देखिए ये सज्जन है, तो सज्जन का हो जाएगा सत जोड़ जन, ठीक है। उसके बाद उल्लेख है, उल्लेख का हो जाएगा उत जोड़ लेख, उल्लेख, ठीक है। उसके बाद है उच्चारण, उच्चारण का हो जाएगा उत जोड़ चारण, उच्चारण। और उच्छ्वास, तो उच्छ्वास का हो जाएगा उत जोड़ श्वास, उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ये 3 लाइन का पंक्ति दिया है, आपको इसका अर्थ बताना है पंक्ति का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका आंसर हम यहाँ लिखे हैं, आपको आंसर लिख लेना है देखकर। ये रहा आपके सामने आंसर, ठीक है। तो आंसर आपके सामने यहाँ सामने रहा। अब आप आंसर आराम से देखिए और इसको उतार लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो आंसर में क्या लिखा है? आंसर में लिखा है, कवि का कहना है कि किसी भी रास्ते पर चलने के पहले ये अवश्य ज्ञात कर लेना चाहिए कि वह रास्ता लक्ष्य तक पहुंचने वाला है अथवा नहीं। कवि कहता है कि पुस्तकों में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग नहीं बताया गया है। लोग भी इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। तो ये कहना चाहता है कवि, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, विश्व पात्र मित्र जीवन की औषध है। औषध या औषधि होगा, ठीक है। कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, देखिए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, विश्वपात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि यदि हमें विश्वासी मित्र मिल गया तो हम अपने जीवन में चाहे जैसा भी कदम उठाएं, उस कदम की आलोचना करके वह हमें सही दिशा की ओर उन्मुख करेगा। हम अपनी गलती रूपी बीमारी को उसकी आलोचना रूपी औषधि से दूर कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा आंसर है, आप इसको छाप लीजिए, ठीक। चलिए, तो हम लोग का हिंदी वाला कंप्लीट हो गया। अब आता है इंग्लिश वाला। तो अब हम लोग इंग्लिश वाला बनाएंगे। देखिए, तो इंग्लिश वाला में आपको पहले ऑब्जेक्टिव करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा चारों में से ऑप्शन सी, आपको ऑप्शन सी लिख लेना है। दूसरा जो है, दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी। तो ए बोलता है, अकॉर्डिंग टू द पोएम भारत आवर लैंड। ये एक पोएम है इंग्लिश बुक में, ठीक है। उस पोएम का ये नाम है, आप देख लीजिएगा अपनी किताब में। बोला है, नेम 2 थिंग्स डेट मेक इंडिया यूनिक और स्पेशल। आपको 2 थिंग्स का नाम लिखने बोला है। तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा। ये है 3 नंबर का 1 नंबर का आंसर, ठीक है। चलिए, तो 3 का 1 का आंसर आप लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? 3 का 1 का आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द मेक इंडिया
यूनिक और स्पेशल। फर्स्ट इज द माइटी हिमावंत एंड सेकेंड इज द जेनरस गंगा। ठीक है, इसका नाम है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 का बी। तो देखिए 3 का बी नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा 3 का बी का। 3 का बी का आपका आंसर लिख लेना है, ये वाला बी नंबर। द किंग आस्क्ड सच फूलिश क्वेश्चंस बिकॉज ही वॉज ए बैड किंग एंड ही वॉज हार्श एंड क्रूअल टू हिज पीपल। ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट्स। ये 3 का बी नंबर का आंसर है, आप उतार लीजिए देख के। ठीक है, चलिए अब हम लोग के पास आता है इसका आखिरी क्वेश्चन इंग्लिश का। लिखा है राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। आपको छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को या हेड टीचर को आपको एक लेटर लिखना है। तो देखिए ये लेटर हम यहाँ लिखे हैं, आपको उतारना है। सबसे पहले लिखना है दा के पहले लिखना है ये टू, उसके बाद लिखना है द प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल के जगह में हेड मास्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो द प्रिंसिपल, ये जो नीचे डॉट है आपको इसमें अपना स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, स्कूल का नाम, और वो स्कूल किस शहर में है, रांची में, हजारीबाग में, जहाँ भी है कोमा देके उस शहर का नाम लिखना है। तो यहाँ सब बच्चे अपने अपने स्कूल का नाम लिख लेंगे। उसके बाद लिखना है थ्रो द क्लास टीचर। आप किसके द्वारा ये लेटर पहुंचाना चाहते हैं, अपने स्कूल के द्वारा, अपने क्लास के टीचर के द्वारा आप हेडमास्टर या प्रिंसिपल को देना चाहते हैं। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट का मतलब आप किस लिए ये पत्र लिख रहे हैं। तो ये पत्र लिखा जा रहा है, ये एप्लीकेशन लिखा जा रहा है छुट्टी के लिए। तो आपको लिखना है एन एप्लीकेशन टू लीव फॉर 2 days, यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए। आप 2 की जगह 3, 4, 5 जितना दिन का भी आपको छुट्टी चाहिए आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको चेंज करके 2 की जगह 4, 5। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है सर, लिखना है विथ ड्यू रिस्पेक्टेड एंड हम्बल सबमिशन, फुल स्टॉप करना है। आई हैव टू से टू यू डेट सो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर फॉर 2 days। इसका मतलब हम अभी 2 दिन से बीमार हैं। ठीक है, सो आई एम हम्बल टू अटेंड द क्लासेस। काइंडली ग्रेंट मी लीव फॉर 2 days एंड ऑब्लिक। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है आई सेल बी हाईली, HIGHLY है, हाईली ऑब्लिज्ड टू यू फॉर दिस। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इस तरह का एक ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट इस तरह का आप बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखना है योर, YOURS, योर्स मोस्ट ऑब्लिएंटली। ठीक है, स्पेलिंग हम बोल दे रहे हैं OBEDIENTLY, ओबीडेंटली। उसके बाद नेम, आपको इस डॉट में आपका अपना नाम लिखना है, अपना स्कूल का रोल नंबर लिखना है, अपना क्लास लिखना है, और जिस दिन आप ये एप्लीकेशन जमा करेंगे उस दिन का डेट लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट में आपको थैंक यू करके छोड़ देना है। ठीक है, तो हम लोग का इंग्लिश का ये एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गया। अब मैथ वाला पोर्शन आता है। देखिए, तो हम लोग अब मैथ बनाएंगे। तो पहला जो मैथ लिखा है इसमें लिखा है कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या क्या होता है, जो भी इसमें दिया है इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका किसी का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, केवल 1600 का निकलेगा। 1600 का वर्गमूल कितना होता है, 40 होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में 1 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11, आप सभी को जोड़िएगा तो आएगा कितना, 33। तो इस चारों ऑप्शन में से आपको खोजना है 33 कौन सा आएगा, 33 सॉल्व करके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 33 लाना है। 6 का स्क्वायर 36, ये भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25 जोड़ 3 28, ये भी नहीं होगा। 6 का स्क्वायर 36 घटाओ 3 33, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैथ का ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मैथ का तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, तो मैथ का तीसरा क्वेश्चन, तो मैथ का तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैथ का तीसरा क्वेश्चन में लिखा है 29 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको 29 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसको इस तरह बना लीजिएगा, छोटा क्वेश्चन है। 29 का वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, एक स्क्वायर देना है।
वर्गमूल है या वर्ग है, इतना का वर्ग निकालना है, वर्गमूल नहीं है, यानी स्क्वायर करना है। स्क्वायर है इसीलिए 29 गुना 29 दो बार आएगा, दोनों को गुना करके 841 आएगा, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वर्गमूल निकालना है, 7900 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग लॉस करेंगे, यहाँ लॉस किया हुआ है, अब देख लीजिएगा, पहले 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर ये 5 है, ठीक है, ये कितना है 5 है, 5 बार में यहाँ आएगा कितना 79 आएगा। तो हम लोग का देखिए 2 को 2, 2 को 5 आ गया, 79 नहीं आया, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, इसका फैक्टर को लिख दिए। अब फैक्टर लिखने के बाद हम लोग को पता है कि ये 2 के बदले में 1 2 बाहर आ जाएगा रूट से, और इस 2 5 के बदले में 1 5 बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर में बचेगा 79 रूट में ही। तो आप इस 79 जो रूट में है इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगा, तो आप लिख सकते हैं या इसी को उतार सकते हैं, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यही आंसर करके छोड़ दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे मैथ का। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको उतार लीजिए पहले, कितना है क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 और 4, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, दिए गए त्रिभुज ABC में भुजा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको भुजा BC कहाँ, यहाँ BC की लंबाई ज्ञात करना है, जबकि ये दिया हुआ है 12, AC 12 है और AB 36 सेंटीमीटर है और AC 12 सेंटीमीटर है। ये लंब है, ये आधार है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है, ये चित्र बना लीजिएगा, लिखना पाइथागोरस प्रमेय से। तो BC स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, ठीक है। उसका CA का मान कितना है 12, 12 आपको मान बैठाना है, स्क्वायर लिखना है, प्लस AB का मान कितना है 36, 36 का स्क्वायर बैठाना है। अब 12 का स्क्वायर 144 आएगा, प्लस 36 का स्क्वायर कितना आएगा 1296, ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद दोनों को जोड़ के कितना आएगा 1440। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये BC स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है BC स्क्वायर। तो आप ये स्क्वायर जो है ना, आप इसमें रूट डाल दीजिए, इसमें रूट डाल देंगे इसमें, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इसमें रूट किए। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका फैक्टर यहाँ किया हुआ है, देख लीजिएगा। फैक्टर करने के बाद हम लोग को 2 के को मिला, 1 2 3 4 5, तो 2 के बदले में 1 2 आएगा, और इस 2 के बदले में 1 2 आएगा, इस 2 3 के बदले में 1 3 बाहर आएगा, अंदर में ये 2 और ये 5 रूट में ही रह जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 और 2 बचे 10, रूट में आ जाएगा 10, यानी 12 रूट 10 सेंटीमीटर आंसर है। आप रूट 10 का अगर मान बैठाइएगा, 12 से गुना करिएगा तो पॉइंट में आएगा। तो हम लोग का मैथ वाला भी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए मैथ वाला आप उतारना है, एक बार हम ये रख दे रहे हैं, आप पोज करके उतार लीजिए, ठीक है। अब आता है साइंस। देखिए साइंस वाला पोर्शन, तो साइंस में सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बल जिसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, आप आग पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निशामक दल को खबर करेंगे, फायर ब्रिगेड जो होता है ना, जो आग बुझाने वाला गाड़ी, उसको हम लोग खबर करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि यहाँ पर दिया प्रदीप्त, ठीक है, एवं अप्रदीप्त वस्तुओं में अंतर को उदाहरण से ही समझाइए, ठीक है। तो क्या होता है, इस दोनों का उदाहरण से हम लोग समझते हैं आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारे, प्रकाश, विद्युत बल्ब, आग इत्यादि। और फिर हो जाएगा किसका पूछा है, उसका अप्रदीप्त का। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे में क्या देगा चंद्रमा, ग्रह, पुस्तक, दर्पण और सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ये दर्पण है, दर्पण ये 2 है, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि बिजली मिस्त्री विद्युत उपकरण जैसे स्विच बोर्ड, बिजली के तार आदि के मरम्मत का कार्य करते समय हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये 4 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। लिखा है रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधक होते हैं, पहली बात। अच्छा विद्युत रोधक क्या, जिससे विद्युत होके नहीं जा सकता आर पार, ठीक है, विद्युत नहीं जा सकता रबड़ के दस्ताने में। ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत झटके, ये को है, विद्युत झटके से बचाते हैं। यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत के समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्तानों का प्रयोग करता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक विकास में पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता एवं भूमिका है, वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला, आप इसे उतार लीजिए। क्या लिखा है, आंसर लिखा है, किशोरावस्था पोषक की दृष्टि से एक संवेदनशील समय होता है जब तेज शारीरिक विकास के कारण पौष्टिक आहार की मांग में वृद्धि होती है। तो किशोरावस्था के दौरान लिए गए आहार संबंधी आचरण पोषण संबंधी समस्याओं में योगदान कर सकते हैं, जिसका स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता पर आजीवन असर रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए आंसर को। चलिए, तो हम लोग का साइंस वाला पोर्शन भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब साइंस के बाद क्या बचा है, सोशल साइंस है। साइंस के बाद तो हम लोग सोशल साइंस को बनाएंगे। देखिए, सोशल साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ है, उसको करते हैं। ये आपको पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में मृदा अपरदन के मुख्य कारण कौन कौन से। तो मृदा अपरदन के मुख्य कारण में ऑप्शन ए दिया तेज वर्षा का होना, बी में तेज हवाओं का चलना, सी में पेड़ों की अधिक कटाई और डी में दिया उपयुक्त सभी। तो ये तीनों आंसर सही है, ए बी 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 सी बी। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, इसको आपको दिया हुआ है, स्थायी बंदोबस्त और मारवाड़ी व्यवस्था में आप क्या प्रमुख अंतर पाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपको अंतर कुछ मिलता है, वो बोला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी। तो आंसर आप ठीक लगा लीजिए और डी नंबर उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। बोला है, आपके राज्य में एक सामाजिक वर्ग के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, अगर आप उस सामाजिक वर्ग का नेतृत्व करने वाले सदस्य में से हैं तो आप अपने मुद्दों को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। इसमें से पहला तरीका अपनाएंगे संविधान समस्त तरीके को, है ना, संविधान समस्त में, संविधान में जितना तरीका है उसको, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन बचा है, 4, 5, 6। तो हम लोग सबसे पहले 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, ऊर्जा के किन्हीं 4 गैर पारंपरिक स्रोत का उदाहरण सहित उल्लेख करें। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर अभी आपके सामने आ रहा है। हाँ, तो आपके सामने ये रहा, ऊर्जा के 4 गैर परंपरागत स्रोत। तो इस प्रकार है। ठीक है, जो क्वेश्चन था, ऊर्जा के किन्हीं 4 गैर परंपरागत स्रोतों का उदाहरण सहित उल्लेख करें। ठीक है, इसमें से देखिए सबसे पहला क्या है, सौर। तो सौर ऊर्जा के बारे में आपको पूरा लिखना है। तो लिखा क्या है, लिखा है सौर ऊर्जा प्राकृतिक और अक्षय ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है, अर्थात यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्योंकि इसका नवीकरणीय होता रहता है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेल में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस तरह की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कई सेलों को सौर पैनल में तापन व प्रकाश हेतु पैनल शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की अधिकता वाले उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा का प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। ठीक है, आप इसे देख के लिख लीजिए आराम से। इसके बाद दूसरा, 4 को बोला है, ये आ जाएगा दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में कौन आ जाएगा, पवन ऊर्जा। ठीक है, कौन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये 2 नंबर में आएगा। तो देखिए, तो पवन ऊर्जा भी क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। तो पवन ऊर्जा भी असमाप्य ऊर्जा स्रोत है जो समाप्त नहीं होता है, जिसका प्रयोग सदियों से किया जाता आ रहा है। ठीक है, पवन ऊर्जा का उपयोग आटा चक्की पीसने और जल निकालने के लिए प्राचीन समय से किया जाता रहा। ठीक है, वर्तमान समय में पवन ऊर्जा की सहायता बड़े परिवारों, ठीक है, बड़े पैमाने पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो आपको सौर ऊर्जा का 1 नंबर और पवन ऊर्जा दोनों आपको देख के उतार लेना है। 2 हो गया। अभी हम लोग और 2 को करते हैं। देखिए, और 2 को बचा हुआ है, उसको भी हम बता देते हैं। देखिए,
पवन ऊर्जा तक हो गया था, हम लोग 3 नंबर करेंगे जल वाला, ये 3 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर में आपको देख के उतार लेना है। जल ऊर्जा भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। विभिन्न नदियों पर बांध बनाकर जल की सहायता से विद्युत उत्पादन किया जाता है। उसी तरह 4 नंबर ये परमाणु वाला आ जाएगा। तो परमाणु ऊर्जा आज सबसे प्रचलित ऊर्जा का स्रोत है। बड़ी बड़ी परमाणु भट्टियों की सहायता से बिजली से लेकर विभिन्न तरह की ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग को 4 कंप्लीट हो गया। ये जो पवन वाला है वो पहले ही हो चुका है, ये इसमें नहीं, ये 2 नंबर था पवन। ठीक है, पवन ऊर्जा 2 नंबर था, जल ऊर्जा 3 नंबर था, और 4 नंबर में कौन आ जाएगा? परमाणु ऊर्जा। आपको नोट कर लेना है इसको देख के। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, प्रस्तावना में निर्धारित मूल्यों में से किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रस्तावना में बहुत सारा मूल्य निर्धारित है, उसका 2 को ही स्पष्ट करना है। तो चलिए, तो इसका आंसर आपके सामने है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए आंसर को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? प्रस्तावना में निर्धारित मूल्यों में से किन्हीं 2 को स्पष्ट करना था। ठीक है, तो चलिए, तो आपको ये उतार लेना है, ये आंसर है। ये क्या है? आंसर है। तो आंसर है, लिखा हुआ है, भारत के संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, यह संकल्प या प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। मौजूदा लेखन में हम संविधान की प्रस्तावना को समझने और उसके मुख्य पहलुओं को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ से फिर लिखना है प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य, ये पूरा आपको उतार लेना है। उसको उतारने के बाद तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है प्रस्तावना या उद्देशिका। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना या उद्देशिका। तो प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ बहुत संक्षिप्त में मौजूद है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी जानते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मतलब AIR 1967 SC और 1643 के मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने यह कहा था कि एक अधिनियम की प्रस्तावना है। ये क्या है? एक अधिनियम की प्रस्तावना है। ठीक है, उनके इस मुख्य उद्देश्य को निर्धारित करती है जिसे प्राप्त करने का इरादा कानून रखता है। आपको ये देख के उतार लेना है। ठीक है, पॉज करके। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर आपको उतार लेना है देखकर। ठीक है, यहाँ लिखा है आदिवासी समाज की, क्या लिखा हुआ है? आदिवासी समाज की सबसे बड़ी विशेषता उसके प्राकृतिक से समीपता था। प्राकृतिक में होने वाले भूकंप, ये तूफान लिखा हुआ, भूकंप तूफान आदि हमें पहले ही पता चल जाता था उन्हें। ठीक है, हमें पहले ही पता चल जाता। विकास के साथ जुड़ने के साथ ही हमें अपने समाज की मान्यता, सांस्कृतिक रीति रिवाजों, ज्ञान, अनुभव को विलिपित करने का संकल्प लेना होगा, तभी हम अपने आदिवासी संस्कृति में न्याय कर पाएंगे। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इसे देख लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग संस्कृत बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये संस्कृत है। ठीक है, तो संस्कृत में आपको क्या करना है? संस्कृत का जो ये दिया हुआ है आपको इसको पूरा पढ़ना है, पढ़ के उत्तर देना है। तो उत्तर पढ़ना है और देना है। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए को लिख लीजिए। दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रम्या। ठीक है, अब बी में टिक लगा लीजिए। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर आप टिक लगा दे रहे हैं, आप उतार लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न 3 का है ये। किसका है ये? प्रश्न 3 का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वो शीर्षक लिखने बोला है, तो इसका आप आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ से यहाँ तक ये शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जितना भी था असेसमेंट सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट हुआ। अब अच्छा से क्वेश्चन को देखिएगा, उसको समझिएगा और उसको उतारिएगा साफ सुथरा और जमा कर दीजिएगा स्कूल में। ठीक है, चलिए।